हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एग्ज़ाम पास आ रहे हैं और जूलॉजी का टेंशन बढ़ रहा है। फिक्र मत कीजिए, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास रेप्टाइल्स के बारे में। और मैं गारंटी देती हूँ कि इस लेक्चर के बाद आपको स्नेक्स और लिजर्ड्स कभी बोरिंग नहीं लगेंगी। एक्चुअली आपने कॉलेज या रोड पर कुछ लड़कों को बड़ा अजीब से अक्कड़ के कमर हिला के चलते हुए देखा होगा, हीरो बनने की कोशिश में। एक्चुअली वो अननोइंगली रेप्टाइल्स की तरह क्रीप कर रहे होते हैं। ये जो रेप्टिलिया वर्ड है, ये लेटिन के रेप्रे या रेप्टम से आया है, जिसका मतलब होता है रेंग कर चलना, यानी कि क्रोलिंग करना। तो चलिए इन रेंगने वाले दोस्तों की दुनिया में एक मज़ेदार डीप डाइव लेते हैं। रेप्टाइल्स इवोल्यूशन के वो पहले ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स हैं, जिन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई पानी में बहुत रह लिया, अब ज़मीन पर अपना राज होगा। इनका जो स्ट्रक्चर है वो एक परफेक्ट टेरेस्ट्रियल मशीन जैसा है। जी हाँ, डर्मल आर्मोर, यानी कि इन्हें कोई मॉइस्चराइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती। एक्चुअली इनकी बॉडी पर ड्राई, कॉर्निफाइड और एपिडर्मल स्केल्स होते हैं जो वाटर लॉस को रोकते हैं। इनमें म्यूकस ग्लैंड नहीं होते, इसलिए उनको लैंड पर डिसेक्शन का डर नहीं होता। अब बात करते हैं पल्मनरी इंजन की। तो ये जो है ये पूरी तरह लंग्स पर डिपेंड करते हैं। किस लिए? रेस्पिरेशन के लिए, जहाँ इनका रिबकेज एयर पंप करने में हेल्प करता है। और इनका जो हार्ट है वो एक धोखा है, जी हाँ, सर्कुलेटरी पंप। इनका हार्ट जनरली होता है 3 चैम्बर्ड का, जिसके अंदर 2 होते हैं वेंट्रिकल्स और एक होता है पार्शियली डिवाइडेड वेंट्रिकल। लेकिन जो क्रोकोडाइल है इनकी क्लास का, वो टॉपर बच्चा है, जिसमें फुली 4 चैम्बर्ड हार्ट हमें देखने को मिलता है। अगर हम इनके वेस्ट फिल्ट्रेशन की बात करें तो इनकी किडनी जो है वो मेटानेफ्रिक होती हैं और ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं ताकि बॉडी में पानी जो है वो बचा रह सके। अगर इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके अंदर होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और ये क्लीडोइक एग्स देते हैं, जो सेल्फ कंटेंट टेरेस्ट्रियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं। रेप्टाइल्स को उनकी खोपड़ी यानी स्कल में बने छेद यानी टेम्पोरल ओपनिंग्स के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। इन ओपनिंग्स का जो मेन काम है वो है क्रेनियल मास, यानी कि सर का वज़न कम करना और जॉ मसल्स के एक्सपेंशन के लिए जगह देना। तो सबसे पहला है एनेस्पिडा, इसे कह सकते हैं द सॉलिड बेस। इनकी जो स्कल है उसके अंदर कोई टेम्पोरल ओपनिंग नहीं होता, एकदम भारी सॉलिड रूफ जैसा होता है ये। इसके अंदर ऑर्डर आता है क्लेनिया, जिसके अंदर आएंगे टर्टल्स और टोर्टोइस। सेकेंड क्लास है डायप्सिडा, ये जो है ये लाइट वेट अपेक्स होते हैं। इनके स्कल के अंदर 2 टेम्पोरल ओपनिंग्स होती हैं, एक सुपीरियर और दूसरी इन्फीरियर। ये डिज़ाइन स्नेक्स और लिजर्ड्स को एक्सट्रीम टेक्निकल काइनेसिस देता है, यानी कि ये अपना मुंह बहुत बड़ा खोल सकते हैं, जैसे हम लोग अपना मुंह खोल लेते हैं बहुत बड़ा बोलने के लिए। अब इसके अंदर आता है सबसे पहले ऑर्डर स्क्वेमेटा, इनमें लिजर्ड्स और स्नेक्स आते हैं। तो जो 95% लिविंग रेप्टाइल्स हैं वो इसी के अंदर आएंगे। और उसके बाद में है ऑर्डर क्रोकोडेलिया, इसके अंदर आएंगे थियोकॉन्टेंट टिथ, जो सॉकेट्स में धसे हुए हैं वो वाले। फिर लास्ट है ऑर्डर राइनोक्लोफिशिया, इसका सिर्फ एक लिविंग एग्जाम्पल है, जो कि है न्यूजीलैंड का ट्यूटारा। सांप का जहर निकालने का सिस्टम बिल्कुल एक हाईटेक हाइपोडर्मिक नीडल जैसा है। इसके मेन पार्ट्स देखिए। सबसे पहले है कंपोजर मसल, ये वेनम ग्लैंड को सराउंड करती है और फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट होकर जहर को आगे धकेल लेती है। उसके बाद में आता है वेनम ग्लैंड, ये मॉडिफाइड स्लेवरी ग्लैंड होती है जो जहर को स्टोर करती है। फिर है एंकरिंग लिगामेंट्स, 3 लिगामेंट्स एंटीरियर, पोस्टीरियर और फैन शेप्ड, ये तीनों मिलकर ग्लैंड को अपनी जगह पर फिक्स रखते हैं। फिर है मैक्सिलरी फैंक्स, ये जो है ये स्पेशलाइज्ड लंबे दांत होते हैं जिनमें इंटरनल कैनल या ग्रूव होता है। अगर फैंग के आर्किटेक्चर मैट्रिक्स को देखें तो सबसे पहले होगा एग्लोफेगस, जिसके अंदर नॉर्मल सॉलिड टिथ और नॉन वेनमस स्नेक आएंगे, जैसे कि रेड स्नेक। ओपिस्टियोफ्लैगस के अंदर रियर ग्रूव्ड फैंग्स आएंगे, जैसे कि ग्रीन वाइन स्नेक। प्रोटोफ्लैगस के अंदर आगे फिक्स्ड रहने वाले ग्रूव्ड फैंग्स आएंगे, जैसे कि कोबरा में होता है। और सोलेनोफेगस के अंदर सबसे एडवांस्ड होते हैं ये,
इनके अंदर होलो मूवेबल फैंक्स होते हैं जो मुंह बंद होने पर फोल्ड हो जाते हैं, जैसे वाइपर्स। अब अगर स्नेक, ये एक परफेक्ट लेवर सिस्टम है जो 3 फेजेस में चलता है। स्नेक बाइटिंग मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले आता है फेज़ 1 में जॉ डिप्रेशन। जैसे ही सांप टारगेट लॉक करता है, उसकी डाइजेस्ट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये मसल स्क्वेमोसल बोन से लोअर जॉ तक जुड़ी हुई होती हैं, जो निचले बड़े जबड़े को तेज़ी से नीचे गिरा देती हैं और मुंह बड़ा खुल जाता है। फिर फेज़ 2 में जो मैक्सिलरी रोटेशन है, जब मुंह खुलता है तो एक चेन रिएक्शन होता है। क्वाड्रेप जो बोन है वो आगे पुश होती है। ये पेटग्रॉइड और पैलेटाइन बोन को आगे शिफ्ट करती है। जो फ्रंटोइड मसल है, इसके अंदर पुलिंग फोर्स ऐड करती है। फिर ये जो फॉरवर्ड थ्रस्ट हिंज्ड मैक्सिबल को 90 डिग्री रोटेट कर देती है और फैंग स्विच ब्लेड की तरह सीधे खड़े हो जाते हैं। फेज़ 3 के अंदर आता है इंजेक्शन और रीसेट। तो इसके अंदर क्या होता है, फैंग्स टारगेट में घुसते हैं। एंटीरियर टेम्पोरल मसल लोअर जॉ को बंद करती है ग्रिप पकड़ने के लिए। तभी कंपोजर मसल ग्लैंड को निचोड़ती है और हाई प्रेशर जहर शिकार में चला जाता है। फाइनली रेक्टेटर मसल सब कुछ वापस पुल करती है और फैंग्स फोल्ड होकर अपने शीथ में चला जाता है। और लास्ट में आता है फील्ड आइडेंटिफिकेशन कि कौन सा सबसे खतरनाक है। भगवान ना करे कि कोई सांप किसी को भी दिखे, पर अगर दिख जाए तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले है बेली स्केल्स। अगर पेट पर बड़े और वाइड स्केल्स हैं जो पूरी तरह विड्थ कवर करते हैं तो वो वेनमस हो सकता है। नॉन वेनमस में ये अक्सर अधूरे या छोटे होते हैं। हेड स्केल की बात करें तो वेनमस वाइपर्स में सिर पर छोटे फ्रेगमेंटेड स्केल्स होते हैं। नॉन वेनमस में हेड स्केल्स यूनिफॉर्मली बड़े होते हैं। अगर बाइट मार्क को एनालाइज करना हो तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर 2 बड़े पंक्चुअर वाउंड्स दिखें तो वो वेनमस फैंग्स का काम करेंगे। अगर यू शेप्ड रो में छोटे निशान हैं तो वो नॉन वेनमस टिथ हैं। तो दोस्तों, ये थी क्लास रेप्टिलिया की पूरी कहानी। होप सो आपको मैक्सिला का रोटेशन और डाइपसिड स्कल का लॉजिक एकदम क्लियर हो गया होगा। इस पूरे लेक्चर में आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं आया, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।